तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित होंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको बताएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 2025 mm² है तो इसकी भुजा की माप क्या होगी। तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो पहले इसको सॉल्व करें तो हमको आसानी से आंसर मिल सकता है। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले से ही बना के रखे हुए कि नहीं करते तो ऐसा तो यहाँ बनाने बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा था, तो हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है। देखिए, वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 2025 दिया हुआ मीटर²। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का किसी भी वर्गाकार प्लेट या कोई भी वर्गाकार वस्तु होगा उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का क्या है, भुजा स्क्वायर हो गया। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर हमारा दिया गया ना 2025 दिया गया है, भुजा स्क्वायर बराबर। तो भुजा हम जब ये स्क्वायर को बताए हैं पिछले भी वर्कशॉप के वीडियो में मैथ के वाला है कि यहाँ से स्क्वायर इस साइड आया तो अंडर रूट हो जाएगा, इस साइड अंडर रूट। तो भुजा हमको ज्ञात करना है, भुजा क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो भुजा ज्ञात करना, तो भुजा इक्वल टू अंडर रूट 2025। अब जो ये तो 45 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो इसका जो वर्गमूल आएगा 2025 आ जाएगा। 45 को 45 से गुणा जब कीजिएगा तो आ जाएगा 2025। अब देखते हैं जो हमारा 45 mm जो है कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए 65 mm, बी 55 mm, सी 45 mm, डी है 35 mm। तो हमारा ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी में हमारा मिल रहा है। तो चलते हैं, साइन बार का उपयोग करते हुए किस कोण में, साइन कोण को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग होता है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ऑप्शन इसमें देखिए, आधार ए है आधार बटा में लंब, बी आधार बटा में कर्ण, सी लंब बटा में कर्ण, डी है आधार बटा लंब। तो ऑप्शन सी में जो हमारा सही है, इसमें लंब बटा में कर्ण दे रहा है, ऑप्शन सी। और ये इसमें भी सी था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी की तुलना में धारा नियंत्रक का क्या लाभ होता है। धारा नियंत्रक, ए है धारा नियंत्रक उच्च आवृत्ति को रोक सकता है, बी है धारा नियंत्रक अधिक परिशुद्ध होता है, धारा नियंत्रक को नियंत्रित कर सकता है, या डी है धारा नियंत्रक डीसी के साथ बेहतर कार्य करता है। डी ऑप्शन क्या है, 3 का क्या है, विभव मापी की तुलना में धारा नियंत्रक का क्या लाभ है। धारा नियंत्रक का लाभ है कि धारा नियंत्रक उच्च आवृत्ति को रोक सकता है। क्या करता है, धारा नियंत्रक उच्च आवृत्ति को रोक सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 4 है, x² - 7x + 10 = 0। समीकरण को x के गुणनखंड करना है, समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने कई लोग को आता हुआ, नहीं भी आता हुआ, तो हम यहाँ निकालना सीखेंगे। तो देखिए 4 है, x² - 7x + 10 = 0, ये हमारा है। तो इसको देखिए 7x को इस तरह से तोड़ेंगे 2 भागों में कि उसका जो जब जोड़ें उसको तो 7 - 7x है, ठीक है। तो देखिए 5 - 5x - 2x, अब दोनों को जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा हमारा। तो इसको तोड़ें मतलब कोई भी दिक्कतें नहीं हुई। तब इसको हम हल करेंगे, तब देखिए इसको इसमें 5x² को हम जब x निकालते हैं दोनों में से तो हमारा यहाँ पे x निकल जाएगा, ये यहाँ पे, और x निकला हुआ 5 तो 5x हो जाएगा -5x। उसी तरह यहाँ इन दोनों के बीच में हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 निकाल लिया बाहर और -2 निकाले, वैसे -2 बाहर निकाले तो अंदर x हो जाएगा 2x माइनस, इसमें से 2 निकाल लिया तो -5 अंदर बचेगा। तो अब देखिए दोनों कोष्ठ को हम अलग अलग कोष्ठ में कर लेते हैं दोनों को। तो x - 2 है, जो बाहर जो है x - 2 और एक जो अंदर है -x - 5 = 0 कर लेंगे। अब दोनों को 0 के बराबर भाग दें, x - 2 = 0, x - 5 = 0। तो देखिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है।
ऑप्शन एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की 5 है और ए की 2 है, तो ऑप्शन क्या है ए का 4 का ए इज करेक्ट है। अब चलते हैं पांचवा में। 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, बताइए। 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो ताप को मापना हो तो किस यंत्र का हम प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या पायरोमीटर या कैलोरीमीटर? हम यूज करेंगे पायरोमीटर है। किसका? पायरोमीटर का। 350 डिग्री से अधिक होगा तो, कम होगा तो हम अलग अलग तरह के यंत्र मापेंगे। चालक की प्रतिरोधक बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? ए है पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध घटता है तब, या बी है चालक की लंबाई बढ़ती है तब, या चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तब, या डी है तारों की चालकता बढ़ने से। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी इज करेक्ट। चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट है, एक सॉफ्ट जिसका व्यास 20 mm है और लंबाई 100 mm है, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल एस सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। किसमें? क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था 7। देखिए, सॉफ्ट का व्यास दिया 20 mm दिया हुआ है हमें, तो 20 mm, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास जो होता है कि उस व्यास, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ये आप याद कीजिएगा, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो 20 का आधा हो जाएगा 10 mm, और लंबाई है h दिया हुआ है 100 mm। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच। क्या होता है क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। तो पाई का मान 22/7 होता है, जिसे 3.14 भी लिखते हैं, और 10 है और 100 है, तो लिखेंगे ऐसे। जब इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6284 mm स्क्वायर आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें ये तो mm में आ रहा है, mm में, क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज क्या है, mm में है, और यहाँ पर mm को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो mm स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम सेंटीमीटर में निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 100 जब डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 6284 आएगा हमारा। तो ऑप्शन देखते हैं 6284 में कौन सा है? 6284, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ऑप्शन डी, ठीक है। अब 8 है, यदि x इक्वल टू ए सेक दिया हुआ है, x की वैल्यू है x इक्वल टू ए सेक थीटा y इक्वल टू बी टेन थीटा हो, तो x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं 8 नंबर। तो हम देखिए इसको वैल्यू सबको उसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा वैल्यू जब रखने हैं और वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, नीचे वाई बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर ए स्क्वायर, ये ऊपर ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा बटा में ए स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया है। माइनस बीच में रख जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, और ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा। और इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 है किस ऑप्शन में? तो देखिए 8 का ए का जो ऑप्शन है वो क्या है? ए है, सही है। 9 है, यदि 750 की विद्युत धारा 11 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ प्रवाहित हो रही है तो रजिस्टर में एक्रॉस वोल्टेज पाथ होगा। एक्रॉस वोल्टेज पाथ ज्ञात करना है। तो हम चलेंगे सॉल्यूशन में और करेंगे सॉल्यूशन। तो धारा हमारा है इतना है, तो उसको जब हम एम्पियर में बदलते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा 750 × 10⁻⁻6, और प्रतिरोध हमारा दिया हुआ 11 किलो ओम। तो इसको ओम में करेंगे जब, तो 11 × 10⁻³ ओम हो जाएगा।
ठीक है, इतना समझ आया। आगे फिर देखते हैं, आगे है धारा वोल्टेज का सूत्र होता है धारा गुणा प्रतिरोध। हमारे पास धारा भी और प्रतिरोध भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो इसका देखिए ये -6 है, 10 के पावर -6 और पावर 6 पावर जो होता है ना, और सेम वैल्यू नीचे है, इस दोनों में 10 है, दोनों में 10, इसमें 10, इसमें -6 है, इसमें -6 है, इसमें 3 है। तो -6 में 3 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना जब, तो ये हो जाएगा -3 बचेगा हमारे पास, 10 के पावर -3। तो 750 गुणे 11 गुणे 10 के पावर -3 बचेगा। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो 8 गुणे 8.25 8.25 होगा हमारा वोल्ट। वोल्ट में आएगा, वोल्टेज है तो वोल्ट का हम मात्रक होता है वोल्टेज, तो 8.25 वोल्ट होता है। तो इसको देखते हैं, 8.25 हमारा किस वोल्ट किस में है, 9 ऑप्शन, ए ऑप्शन है 9 का, ऑप्शन ए जो है क्या है 8.25 वोल्ट। तो नेक्स्ट है 10, यदि x + y = 18 और x - y = 2 तो x + y का मान क्या होगा। x और y का मान ज्ञात करना है, तो चलते हैं ऊपर होगा x + y। देखिए, तो हम पहले हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, तो हम पहले 1 समीकरण और समीकरण 2 मानेंगे और दोनों को हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए, तो हम जोड़ भी सकते हैं तो आएगा आंसर, घटाएंगे तब पर भी आंसर आ सकता है। तो जो आपकी विधि, आप अगर समीकरण बनाए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ जोड़ने का कार्य करते हैं, क्या करें, दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने तो 18 और ये भी 2 क्या होगा, 2 20 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए x y है, नीचे y है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो y कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक x और ये नीचे x है प्लस में, दोनों तो 2x हो जाएगा। 2x = 10 है, 20 है, तो x का मान क्या होगा 1, और 2x का मान 20 है, तो 1x का मान क्या होगा 10 हो जाएगा। तो उसी तरह x का मान जब हमें 10 मिल गया, तो हम किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो जैसे समीकरण 1 में हम रखे हैं, तो x की वैल्यू 10 है, 10 + y = क्या है 18। ये समीकरण 1 में दिया गया है। देखिए x + y = 18, तो 10 + y = 18। तो हम 10 की वैल्यू को हम इधर लाते हैं, तो इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में है, तो 18 - 10 = 8 आ जाएगा, तो y = 8। तो x का मान 10 और y का मान 8। देखते हैं किस में आया है, x का 10, x का वैल्यू 10, और c जो ऑप्शन 10 का क्या है, c जो ऑप्शन करेक्ट है, सही है। तो हम चलते हैं 11 नंबर पे। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सर्किट को प्रवाहित धारा होगी, सर्किट की प्रवाहित धारा 0 होगी। क्या होगी, 0। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सर्किट की प्रवाहित धारा 0 होगी। शॉर्ट सर्किट में आग लग जाने से इसकी प्रवाहित धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो 0 हो जाएगी। 12 है, एक मोटर की आउटपुट पावर 3450 जूल प्रति सेकंड है तथा यह केवल 1 घंटे तक चलती है। उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा कितनी होती है, किलोवाट आवर में ज्ञात करना है। किसमें, किलोवाट आवर में। तो 12 है, देखिए, तो जूल हमें 3450 जूल प्रति सेकंड दिया गया है, जो कि वाट में है। तो इस समय भी 1 घंटा दिया गया। अवशोषित ऊर्जा, देखिए अवशोषित ऊर्जा है, तो अवशोषित ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति गुणे समय, ठीक है। तो इसमें समय कितने, 1 हो गया, गुणा जब करते हैं तो वाट घंटा में होता है। एक तो जूल वाट में हो गया, जूल प्रति सेकंड वाट होता है, शक्ति तो वाट में नापा जाता है, तो वाट हो गया। और जो घंटा है, एक समय 1 घंटा है, मतलब घंटा में, तो इसको हमें, ये तो सही है, लेकिन किलोवाट घंटा में हमको आंसर में क्या देना है, किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 के पावर 3 निकाल लेंगे इसमें से, मतलब हम 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3.45 किलोवाट घंटा है। तो 12 का 3.45 किलोवाट घंटा सॉल्यूशन करने के बाद आता है। तो देखते हैं 3.45 था ना। 12 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में मिल जाएगा हमारा।
तो 12 का तो ऑप्शन सी। 13 है, एक वर्ग किसी कोण 8 सेंटीमीटर है तो वह उसका विकर्ण होगा। उसका विकर्ण क्या होगा वो ज्ञात करते हैं। देखिए वर्ग की भुजा क्या होती है, दिया हुआ है 8। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा गुणे √2। तो √2 का मान होता है 1.414 होता है। तो अब गुणा करेंगे तो 11.314 आएगा। तो अब गुणा करें 8 गुणे 1.414, आप कैलकुलेट कीजिए, गुणा कीजिए और देखिए 11.314 आएगा। तो 13 का देखिए कौन सा था, 11.3 कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन है 11.31। दो ही वैल्यू दिया है इसमें, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है सी 13 का सी। की स्क्रू और रैंप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। की स्क्रू और रैंप 3 है जो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बताइए बताइए। अनतल, उत्तोलक, पहिया और धुरी या पुल, किस में, इनमें से चारों में से किस में, बताइए। हाँ अनत तल पे, अनत तल पर क्या होते हैं ये तीनों, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अनत तल पे कार्य करते हैं। 14 का ए है। किसी परिपथ में 20 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, जो कि नीचे चित्र है, नीचे दिया गया चित्र है, उसमें 20 ओम है तीनों में। और तो चित्र के अनुसार समायोजित किए गए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए इसमें। देखिए तुल्य प्रतिरोध में जो हमारे पास दो है प्रतिरोध, एक R2 है और R3 का नाम रख दिए हैं, रखा हुआ है इसमें। आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, लिंक हम दे देंगे। तो 15 का देख सकते हैं, 15 में R2 और R3 का वैल्यू हम इसे लेते हैं, तो वैसे तो सबका सेम है। तो देखिए R2 और R3 का जो वैल्यू है उसको पहले ऊपर हम गुणा करेंगे और नीचे जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा निकल के आएगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, और उसके बाद और जो हमारा R1 होगा, लास्ट में R1 भी है, R1 को तुल्य प्रतिरोध से जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 ओम, जो कि हमारा तुल्य प्रतिरोध, जब इन सब का तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी जो है 30 ओम दिया हुआ है। तो हमें पहले इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, R2 और R3 को बटा में R2 R3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसका जो हमारा वैल्यू आएगा R2 R3 को डिवाइड करने के बाद उसको R1, ये जो R1 दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो R1 वैल्यू है इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ऑप्शन सी है 15 का ऑप्शन सी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में अलंब बल और भार के बीच होता है। निम्न में इसका एक उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में अलंब बल और भार के बीच होता है। ठीक है, इनमें इसका किसका उदाहरण 16 है, 16 का नींबू निचोड़ने का मशीन या व्हील बेरो या सामान्य तराजू या सेफ्टी वाल्व। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, सामान्य तराजू 16 सी। नीचे दिए गए चित्र में ए बी बी सी के लंबवत है। यदि बी सी 9 सेंटीमीटर है तो ए बी की ऊंचाई 12 है, तब इसका विकर्ण ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ए सी का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो ए बी दिया हुआ है हमारे पास 12 और प्लस बी सी दिया है 9, तो कैलकुलेट करेंगे तो 225 आएगा हमारे पास। तो इधर हम बताए थे कि इधर स्क्वायर रहेगा, ए सी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 225 का अंडर रूट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हमारा, और क्या आ जाएगा ए सी का मान। तो ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल भी था। तो दिया गया निम्न में से कौन सी वैद्युतिक राशि नहीं है। वैद्युतिक राशि कौन सी नहीं है, वोल्टेज, धारा, दूरी या शक्ति। दूरी, ऑप्शन सी दूरी जो है वैद्युतिक राशि नहीं है।
एक रजिस्टर जिसकी विद्युत धारा 120 वोल्ट पर 0.8 एम्पियर है, तो इसका पावर वाट में निकालना है। किसमें? वाट में। तो देखते हैं 17 है, 17 नहीं 19 ऑप्शन था ना, क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 था ना, हाँ 19 है। धारा 0.8 एम्पियर, वोल्टेज भी दिया है 120 वोल्ट, और तो शक्ति निकाल लेंगे। शक्ति होता है वोल्टेज गुणे धारा, तो 120 गुणे 0.8 कर लेंगे तो 96 वाट आ जाएगा हमारा। कितना आया? 96 वाट। 19 का ऑप्शन 96 है। और देखिए 19 का ए जो हमारा 96 वाट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए जो शक्ति पावर का जो सूत्र होता है धारा गुणे वोल्टेज, तो हमारा पावर निकल जाएगा। 20 है, 1 सेंटीमीटर व्यास की गोलीय CI को पिघलाकर एक शंकु बनाएगा, इसका आधार 30 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई है होगी। तो ऑप्शन बी 30 क्वेश्चन नंबर है। तो गोलीय त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या RS, त्रिज्या निकालना है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे, व्यास त्रिज्या की व्यास हो जाएगा, त्रिज्या हो जाए व्यास की आधी 10 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर शंकु का भी दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। शंकु का व्यास दिया हुआ है 30, आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। और शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, दिया नहीं गया है, अब मान लेते हैं। तो देखिए गोलीय CI का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को बराबर कर लेते हैं, एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। तो देखिए गोलीय CI का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इससे हम h निकाल लेंगे। तो देखिए हम पाई, दोनों पाई काट देंगे एक दोनों तरफ से। ये देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा, और ये 3 कट जाएगा, बचा क्या? 4 × 10 के पावर 3 इधर बचा, और 15 स्क्वायर h इधर बचा। तो h को हम इधर कर देते हैं, और 4 को उधर चला जाएगा, तो 15 बटा में ये 15 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे, जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 17.78 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं 20 का 17.78 सी जो ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा उसको, क्योंकि हम दे भी दिया और सारा सॉल्यूशन आप कर लीजिए, वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए। 21 यदि 1200 किलोग्राम के भार को 3000 किलोग्राम के प्रयास से एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है, उसका वेगानुपात 5 है, इसकी दक्षता होगी, दक्षता निकालना सिखा दे रहे हैं आप। देखिए भार हमारे पास 1200 किलोग्राम दिया हुआ है, प्रयास भी 300 kg दिया गया है, वेग का अनुपात 5 दिया गया है। तो लाभ के लिए हम देखिए भार बटा हम प्रयास कर दें तो हमारा लाभ निकल जाएगा, यांत्रिक लाभ। तो हमारा 4 निकल गया, यांत्रिक लाभ 4, 4 के 12 हो गया, 0 कट गया 4, हमारा लाभ क्या हुआ? 4। अब दक्षता निकालेंगे तो यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात, और परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो हम निकालते 4/5 × 100, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 80% आ जाए। तो हमारे मशीन की दक्षता कितनी है? 80% है। तो 21 का ये जो है करेक्ट है। 22 है, दिए गए चित्र को वृत्तीय छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका सूत्र है, ठीक है। ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। 22 देखिए मशीन की दक्ष, इसमें अच्छा ज्ञात करने सूत्र पूछ रहा है ना। नीचे दिए वृत्तीय छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, इसका छल्ला देखिए, इसको वृत्तीय छल्ला को, और यह सूत्र तो याद तो होगा नहीं आपको। तो देखिए ऑप्शन है π/2 है, d² - d², कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, दोनों में अंतर है। चारों ऑप्शन देखिए, और देखिए याद आता है कोई कि नहीं आता है आपको। A, B, C और D है। वैसे ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और हमको भी वृत्तीय छल्ला निकालना है तो π/2 गुणे कैपिटल D² - स्मॉल d² हम करके निकाल सकते हैं, और उसका वैल्यू दिया हुआ होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं।
डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध को दर्शाने वाला सूत्र। अगर देखिए आपको सेंटीग्रेड दिया गया है और फ़ारेनहाइट निकालना है, या फ़ारेनहाइट दिया गया है सेंटीग्रेड निकालना है, तो उसी का सूत्र पूछ रहा है, जो कि पिछले आप 3 और वीडियो देखे होंगे तो उससे आपको याद हो गया, क्योंकि उसमें एक दिया गया था, उसको फ़ारेनहाइट दिया गया था, सेंटीग्रेड में निकालना था। तो ये देखिए कौन सा है, C/100 = 5 - 30, कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि और सी का वैल्यू दिया गया हो तो ए वाला वैल्यू रखकर आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट दिया गया हो तो सेंटीग्रेड आराम से निकाल सकते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस सूत्र से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h या 1/3 πr²h या 2/3 πr²h या 3/4 πr²h। कौन सा है जल्दी बताइए। πr²h, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ऑप्शन ए। यदि मशीन का यांत्रिक लाभ और वेगानुपात परिणाम के बराबर हो तो इसकी दक्षता होगी। तो बताइए, हमने पहले दक्षता निकाले हैं, 100% से गुणा करना था। तो देखिए यांत्रिक लाभ क्या है, मान लेते हैं 1 है, यांत्रिक लाभ भी 1 है और वेग का अनुपात भी 1 है, दोनों बराबर है, तो एक दूसरे में डिवाइड कर देते ना, 1/1 क्या है, 1 आ जाएगा, या दोनों बराबर है तो कोई भी, मान लीजिए आंतरिक लाभ 10 है और वेग का अनुपात भी 10 है, दोनों बराबर कर रहा है, परिणाम बराबर है, मतलब दोनों तो डिवाइड ही करना था यांत्रिक लाभ को वेगानुपात से, और गुणे 100 करना था। जैसे कि हम सोल्यूशन भी किए हैं इसमें। देखिए माने हैं 1 वैल्यू माने हैं वेगानुपात का, और इसका क्या, और 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/1 आ गया, 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो 100%। तो हमारे मशीन की दक्षता क्या है, 100 है। तो मतलब हमारे यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर होता है, तो हमारा दक्षता मशीन की क्या होगी, 100%, एकदम सही होगा। तो हमारा इतना पे समाप्त होता है। और आपको कोई भी सवाल में कोई दिक्कत आता है कमेंट करें, हम उससे ज़रूर सॉल्व अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप जितना पढ़ाई हुआ है उसको कॉपी में नोट करें और आगे तक बने रहें।